नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे हमारा सेशन रहता है आर्ट एंड कल्चर का। और आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हमारी क्लास जो चल रही है वो इंडियन म्यूजिक के ऊपर क्लास चल रही है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हम कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से शुरुआत करते हैं म्यूजिक की जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें। और सभी लोगों को पता होगा, आई होप, जो सब पहले जुड़ चुके हैं मेरे मेरे साथ, और जो कोई नया जुड़ा है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि 2 बजे दोस्तों हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, और शाम को 6 बजे हमारा सेशन रहता है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के भारी भरकम चैप्टर जैसे कि आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो हिस्ट्री का जो सेशन है दोस्तों, उसके अंदर एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, स्टोन एज से गुप्ता काल तक। और अर्ली मिडिवल का जो पार्ट है वो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सारी काम की बातें एग्जाम से रिलेटेड जो भी हैं आपको सारी मिल जाएंगी। कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं बचेगा आपके लिए अगर आप एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर मेरे साथ अटेंड करते हैं। और 100% कवरेज है, चाहे यूपीएससी की तैयारी की बात हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी की बात हो। जहाँ तक एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है और अर्ली मिडिवल, ये आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी 2 बजे अगर आप सेशन से जुड़ते हैं। और देखेंगे इसके बाद कि जैसे ही हमारा अर्ली मिडिवल का फेज कंप्लीट होगा, फिर हम उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को पहले डील करेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री की होती है। और पढ़ते वक्त हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ सिलेबस का, बल्कि कितने टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट होगा और साथ ही में किस सिलेबस की कितनी वेटेज है और बच्चों की डिमांड क्या है। ठीक है, तो जो वेटेज जो है वो मॉडर्न की ज़्यादा होती है, इसलिए मिडिवल से पहले मॉडर्न को डील करेंगे। और मिडिवल भी एक खुद में एक सेपरेट सब्जेक्ट है, जिसको अगर हम बाद में भी करेंगे तो वो आपको 100% समझ आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे और अर्ली मिडिवल के बाद हम जाएंगे कहाँ पर? मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, और अभी आर्ट एंड कल्चर की क्लास है और म्यूजिक की सेकंड क्लास है। और इंपॉर्टेंट जानकारी कि पीसीएस सारथी दोस्तों वैसे तो पूरी तरह से डेडिकेटेड है पीसीएस एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो लोग इस चीज़ की कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम तो यूपीएससी की भी तैयारी करें और या फिर हम साथ में पीसीएस को भी डील करें, तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, क्या अलग अलग कोचिंग में जाएं, क्या अलग अलग टेस्ट सीरीज लें, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं पीसीएस सारथी और स्टडी आईक्यू एक ही प्लेटफॉर्म है। और पीसीएस सारथी जो है स्टडी आईक्यू की ही एक डोमेन है, उसी का एक इनिशिएटिव है पीसीएस में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को एक गाइडेंस और कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उनको यूपीएससी के साथ आपको सिंक कर पाएं, इसीलिए यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और साथ में यूपीएससी को भी टारगेट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 90% लोग अगर यूपी में तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई यूपी से आता है और अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो 90% केसेस में देखा जाता है कि यूपी से आने वाला व्यक्ति यूपी पीसीएस का एग्जाम भी जरूर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपनी तैयारी को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से कर सकते हैं। यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस का एक कंबाइंड एक लाइव कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी स्टडी आईक्यू की, जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्सेज मिलेंगे और काफ़ी जो लाइव क्लासेस, लाइव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और यूपी स्पेसिफिक चीज़ें भी मिलेंगी। एक तो हो गया ये कोर्स। और अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना है, जिसमें आपके 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे अगर आप कोड लगाएंगे दोस्तों एसके स्टेट। एसके स्टेट वो कोड है जो कि आपको यहां पर डिस्काउंट दिलाएगा। याद रखेंगे कि कोर्सेज की बात जब भी होगी तो कोड लगेगा एसके स्टेट। ठीक है, और जिसको सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, सिर्फ ओनली यूपीपीसीएस की, क्योंकि पीसीएस सारथी जो है वो पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है, तो अगर पीसीएस यूपीपीसीएस की खास तौर पर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आपके लिए है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही में टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, मेंस हो या फिर प्री हो, सबका एक्सेस दिया जाएगा। कोड वही रहेगा दोस्तों, एसके स्टेट। डिस्काउंट चाहिए तो एसके स्टेट लगाएंगे और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन और एक गाइडेंस देंगे। सेम पैटर्न्स पे यहां पर आप देखेंगे, सेम तरीके से आपको यहां पर मिलेगा कंबाइंड कोर्स। किसके लिए? यूपीएससी प्लस बीपीएससी के लिए। बिहार वाले दोस्तों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर भी सेम, अगर आप कोड लगाएंगे एसके स्टेट, कोड अगर आप लगाएंगे तो डिस्काउंट ले सकते हैं। और साथ ही में जो लोग सिर्फ बीपीएससी का लेना चाहते हैं कोर्स, उनके लिए भी यहाँ पर बिल्कुल यूपीपीसीएस की तरह सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। कोड वही रहेगा दोस्तों, एसके स्टेट। ठीक है, एसके स्टेट हमारा कोड रहने वाला है।
और जानते हैं 68वां जो प्रीलिम्स आ रहा है बीपीएससी का, 68वां प्रीलिम्स जो बीपीएससी का आ रहा है समर टेस्ट सीरीज, उसके लिए लॉन्च कर चुका है पीसीएस सारथी। और 499 में अगर आपको लेनी है 17 टेस्ट की ये सीरीज, जिसमें बिहार स्पेशल, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा आपको, तो कोड लगाएंगे, याद रखेंगे ये टेस्ट सीरीज है तो यहां पर कोड लगेगा एसके टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। जो भी कोर्स होगा, कोर्स के अंदर हमेशा कोड लगेगा एसके स्टेट, ठीक है। कोर्स कोई सा भी हो, कोड लगेगा एसके स्टेट, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स के लिए, बिहार पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स है, तो यहां पर भी कोड जो लगेगा एसके स्टेट लगेगा, ठीक है। एसके स्टेट लगेगा। उसी तरह से 68वें प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के लिए ये टेस्ट सीरीज है, ये क्रैश कोर्स है, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म भी आप यहां पर ले सकते हैं। सेम कोड लगेगा एसके स्टेट, ठीक है। कोड लगाएंगे एसके स्टेट क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज कंबाइंड है 68वें प्रीलिम्स के लिए, तो यहां पर लगा सकते हैं कोड। और ये है जो लोग 67वां मेंस दे रहे हैं बीपीएससी का, वो यहां पर 5 उनको मेंस के टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको 100 से ज़्यादा टॉपिक पर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप इसको भी ले सकते हैं। कोड वही रहेगा एसके स्टेट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं भाई हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्विज से शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर सेशन की, तो क्विज में देखते हैं कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विच पार्ट ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट विद ट्रबीट स्टाइल, यानी कि मंदिर का कौन सा भाग ट्रबीट स्टाइल में बनाया जाता है, ठीक है। ट्रबीट शैली में निर्माण उसका होता है। तो बहुत ही सिंपल इसका जवाब है, एक बार देखेंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं। ट्रबीट स्टाइल दोस्तों एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर हम पिलर्स का और बीम का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं ट्रबीट स्टाइल। एक होता है मेहराब, यानी कि आर्चेस का इस्तेमाल, तो देख सकते हैं आर्चेस और मेहराब कहां बनती है, जो एंट्रेंस गेट होता है वहीं बनती है, और ट्रबीट स्टाइल भी एंट्रेंस का ही एक प्रकार है। तो आप देखेंगे मंदिरों में, एंशिएंट टेंपल में इंडिया के इस तरह के दरवाजे मिलेंगे, जबकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको मेहराब यानी कि आपको आर्चेस देखने को मिलेंगी। बताएंगे अगला, चीफ मटेरियल ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। जानते हैं भारत में पोस्ट मॉडर्न समय के अंदर 3 प्रकार के स्कल्पचर के स्कूल चल रहे थे। एक थे गंधार के, ठीक है, गंधार में फेमस, एक था मथुरा में, एक था अमरावती में, ठीक है। तो बताएंगे कि भाई अमरावती का मटेरियल क्या था। गंधार स्कूल का क्या था, ग्रे ब्लू सैंडस्टोन, ठीक है, ग्रे ब्लू सैंडस्टोन। मथुरा का क्या था, मथुरा का रेड सैंडस्टोन, ठीक है, रेड सैंडस्टोन। और अमरावती का क्या था, अमरावती का था व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो अमरावती का था व्हाइट मार्बल। तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, मिथिकल पेंटिंग्स डन ऑन द टेक्सटाइल, यानी कि कपड़े पे अगर कोई पौराणिक कथा को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कथे देखेंगे, कथा अगर पौराणिक हो और उसे कपड़े पर पेंटिंग के चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसको, चित्र को, उस शैली को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लेप्या चित्र। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम लेप्या चित्र, ठीक है। चलिए और अगला देखते हैं प्रश्न फिर से, विच स्कूल इज ऑल्सो नोन एज दी धुंधार स्कूल। ये स्कूल जो है ये पेंटिंग के स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पेंटिंग की जो चित्रकारी है उसकी कौन सी शैली को हम धुंधार स्कूल भी कहते हैं। याद रखेंगे कि इसका एक अलग मेन नाम है, धुंधार इसका दूसरा नाम है उस शैली का, तो वो है अंबेर जयपुर पेंटिंग जो है उसको कहते हैं दोस्तों क्या, धुंधार स्कूल, ठीक है, धुंधार स्कूल भी कहा जाता है। द फेमस पेंटर ऑफ मेवाड़ स्कूल, बताएंगे मेवाड़ का जो चित्रकारी का जो शैली थी, मेवाड़ की चित्रकारी की जो शैली थी उसको क्या कहा जाता है। मेवाड़ की जो चित्रकारी शैली थी उसमें जो इंपॉर्टेंट पेंटर थे, उनमें एक इंपॉर्टेंट पेंटर थे, उनको क्या कहा जाता था, ठीक है, उनका नाम क्या था, कौन थे वो, फेमस पेंटर ऑफ मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के फेमस पेंटर का नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था साहिब दीन, ठीक है। तो साहिब दीन आपको काफी ज्यादा नाम रिपीट होता दिखेगा जब बात होती है मेवाड़ के स्कूल की पेंटिंग की, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअल आर्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आर्किटेक्चर आता है, जिसमें पेंटिंग्स आता है, ये सब हम कर चुके हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में हम म्यूजिक को सबसे पहले डील कर रहे हैं, म्यूजिक के बाद हम देखेंगे डांस भी आएगा और थिएटर भी आएगा और उसके बाद पपेट्री भी आएगा। तो ये 2 सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पूरे आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा टॉपिक हम जो इंपॉर्टेंट है उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। और देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे डांस, इंडियन पपेट्री, सर्कस, ये सब टॉपिक परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं।
आज बात करते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक की बात जहां तक है दोस्तों, म्यूजिक में हमें क्या पढ़ना है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आज एक्चुअल में आपको समझ आएगा एग्जाम से रिलेवेंट चीजें क्या क्या यहां पर दिखेंगी। तो आपको इंडिया में कई तरह के म्यूजिक दिखेंगे, जिसमें मेजर जो क्लासिफिकेशन आपको म्यूजिक का दिखता है, म्यूजिक का मेजर क्लासिफिकेशन हमें दिखता है, एक क्लासिकल म्यूजिक, एक फोक म्यूजिक, एक फ्यूजन दिखेगा इन दोनों का, और एक मॉडर्न म्यूजिक। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्लासिकल म्यूजिक पे, और हिंदुस्तानी म्यूजिक को समझेंगे। उसके बाद फिर कार्नेटिक म्यूजिक को देखेंगे कि भाई कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है। लास्ट में दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मेंस में आप देखेंगे, मेंस में अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है कि भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक में और कार्नेटिक म्यूजिक में डिफरेंस बता दो। कहता है दोनों में डिफरेंस बता दो। मेंस में कई बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है, और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, और कई बार पूछा भी गया है। तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। साथ ही में क्लासिकल म्यूजिक के साथ एक सेमी क्लासिकल फॉर्म भी देखेंगे कि भाई क्लासिकल की और इनसे और कौन कौन सी इसमें से ब्रांचेस निकली हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्लासिकल वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे, बाद में इनको भी डील करेंगे। तो देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। तो क्लासिकल म्यूजिक की आपको मेजरली दो ब्रांचेस मिलेंगी। क्लासिकल म्यूजिक की भारत में आपको दो ब्रांचेस मिलेंगी, एक होती है हिंदुस्तानिक और एक होती है कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, और दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक आप देखिए, क्लासिकल म्यूजिक का मतलब क्या है। क्लासिकल म्यूजिक वो म्यूजिक होता है जिसके अंदर कुछ रूल्स और नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, जो किसी टेक्स्ट, जैसे आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो मिलेगा, उसके अंदर आपको क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन दिखता है। तो जब किसी म्यूजिक के अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नियम को फॉलो किया जाता है तो खास तरीके से, तो उसको कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, हालांकि क्लासिकल म्यूजिक शब्द का जो मतलब है, खैर इस बुक में नहीं है, सिलेबस में भी कभी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए। क्लासिकल म्यूजिक में जो क्लासिकल का जो शब्द है, ये आता कहां से है। ठीक है, ये आता कहां से है। हालांकि क्लासिकल म्यूजिक की डेफिनेशन जो ये है, मैंने आपको बता दी कि किसी खास प्रकार के नियमों को फॉलो करने वाला म्यूजिक जो है क्लासिकल म्यूजिक की कैटेगरी में आता है। लेकिन क्लासिकल का मतलब आता है शब्द क्लास से। ठीक है, क्लासिकल में है शब्द क्लास। ठीक है, तो एक समय पर यह देखा गया कि एक खास वर्ग के लोग जिस प्रकार के म्यूजिक को पसंद करते हैं, एक खास वर्ग के लोग जिस प्रकार के म्यूजिक को पसंद करते हैं, यानी खास क्लास के लोग जिस प्रकार के म्यूजिक को पसंद करते हैं, वहां से बना क्लासिकल। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास भी कवर करनी है, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे इसके बारे में कि क्लासिकल म्यूजिक का शब्द का जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने जो पढ़ा भी क्लासिकल म्यूजिक, हमारे लिए काम की बात यह है कि क्लासिकल म्यूजिक वो म्यूजिक होता है जो एक खास पर्टिकुलर तरह की शैली को, नियमों को और चीज़ों को फॉलो करता हो। ठीक है, तो इसमें दो आपको ब्रांचेस दिखेंगी, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी आपको नॉर्दर्न इंडिया में दिखेगा और कार्नेटिक आपको साउथ इंडिया में इसका रिलेशन दिखेगा। हिंदुस्तान की हम बात करें, हिंदुस्तानी म्यूजिक की, तो देखेंगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको दोनों का ही जिक्र मिलेगा, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे कार्नेटिक हो, दोनों का जिक्र आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिखता है। हालांकि बाद में 14वीं शताब्दी के बाद दोनों जाकर सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग एक ब्रांच के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको शुद्ध स्वर सप्तक का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए, ये इतना काम की बात नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि दोनों का ओरिजिन एक है, दोनों बाद में सेपरेट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तानी म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के, कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल हैं, कुछ खास तरीकों से उनको गाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे इसमें बात होती है ध्रुव पद की। ठीक है, ध्रुव पद, ये शब्द क्या है? ध्रुव पद, बाद में ये बन गया ध्रुपद। ठीक है, ये शब्द ध्रुवपद और ध्रुपद एक ही चीज है। जो ध्रुपद पहले कहा जाता था, बाद में वो ध्रुपद बन गया, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक स्टाइल है जो कि आपको नाट्य शास्त्र में भी ध्रुपद का, ध्रुव पद के रूप में आपको इसका, ठीक है, ध्रुव पद के रूप में आपको नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, बाद में हालांकि ध्रुपद कहा जाने लगा। और अकबर के समय पर आपको दिखेगा ये जो राग है, ये जो स्टाइल है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और अपनी चरम पोजीशन पे, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। ठीक है, और कई सारे जो अकबर थे, उन्होंने कई सारे संगीतकारों को पेट्रोनाइज करा था, जैसे बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास एंड तानसेन, आप जानते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पार्ट है थोड़ा सा इसमें। और बैजू बावरा जो थे, उनको भी बताया जाता है अकबर के कोर्ट में, यानी कि दरबार में वो भी गाते थे। ठीक है, चलिए,
और राजा मानसिंह जो तोमर है, ठीक है, राजा मानसिंह तोमर जो है उन्होंने भी पेट्रोनाइज किया था ध्रुपद को और कुछ ऐसे लोगों को जो ध्रुपद राग गाते थे, ध्रुपद स्टाइल गाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, और 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बाद में ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 18वीं शताब्दी से काफ़ी ज़्यादा पहले फेमस था कौन सा? ध्रुपद। चलिए, और ध्रुपद जो है एक पोएटिक फॉर्म में गाया जाता है। ध्रुपद जो है एक पोएटिक फॉर्म में गाया जाता है। इसमें आपको शब्दों का इस्तेमाल कम दिखेगा और इसमें आपको आवाज़ों का, ठीक है, आपको आवाज़ों का प्योर म्यूजिक आपको दिखेगा, प्योर म्यूजिक विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। आपको वर्ड्स इसमें बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रैक्ट इसमें वर्ड्स नहीं होते हैं। ध्रुपद अगर कभी आप सर्च करेंगे तो ध्रुपद आप सुनिएगा, यूट्यूब पे डाल के आपको समझ आएगा कि ध्रुपद कैसे गाते हैं और क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर संस्कृत सिलेबस होते हैं, सिलेबल्स होते हैं, और साथ ही में इसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं तानपुरा और पखावज। तानपुरा और पखावज दोस्तों, तानपुरा जो होता है वो सितार जैसा आपको कुछ दिखेगा, और जो पखावज होता है वो आपको ढोलक जैसा कुछ इस प्रकार का आपको इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। थोड़ी शेप इसकी लंबी होती है ढोलक से, तो पखावज जो है वो आपको दिखेगा हिंदुस्तानी म्यूजिक में ध्रुपद के साथ। और ध्रुपद जो है इसको भी 4 तरीके से गाया जाता है, ध्रुपद को भी 4 तरीके से गाया जाता है, और डिपेंड करता है कि किस शैली में गाया जाता है, कौन से रीजन में, तो उस तरह से घराने डेवलप हो जाते हैं, उस तरह से घराने आपको देखने को मिलेगा, डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिखेगा जो एक पर्टिकुलर शैली को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं घराना, ठीक है। घराना का मतलब यहाँ है एक पर्टिकुलर शैली को, एक पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है। तो डागरी घराना दिखेगा ध्रुपद में, और उसके बाद आपको दरभंगा दिखेगा, बेटिया और तलवंडी घराना आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ध्रुपद में। उसके बाद आता है ख्याल। ऑलरेडी इसको लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ख्याल का मतलब होता है इमेजिनेशन, ख्याल का मतलब होता है इमेजिनेशन, और इसका ओरिजिन बताया जाता है कि अमीर खुसरो जो थे इनको समय पर आपको देखने को मिलेगा। और ख्याल का मतलब क्या होता है? ख्याल का मतलब होता है इमेजिनेशन, जैसे बात कही। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है बंदिश। तो यहां पर मतलब है कि 2 या 4 लाइनें जो होती हैं उनको सिंगर पकड़ लेता है, उन 2-4 लाइनों को पकड़ना, उन पे स्टिक होना हो गया बंदिश। और ख्याल का मतलब उनको इमेजिनेशन, यानी कि उनको अलग अलग तरीके से गाना, एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से कई बार अलग अलग वेरिएशंस के साथ गाना। जैसे अलबेला सजन आयो रे, आप इसको कई अलग अलग तरीके से अगर गाएं तो वो एक ही लाइन है, अलबेला सजन आयो रे, वो बंदिश हो गई। उसको अलग अलग तरीकों से जब गाएंगे तो वो ख्याल की फॉर्म में आएगा। और ख्याल बड़ा होता है, छोटा ख्याल। 2 तरह का ख्याल सिंगिंग होती है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल मतलब जब आप उसी बंदिश को कैसे गाएंगे? स्लो टेम्पो में, यानी कि धीमी तान में गाएंगे तो उसे कहते हैं, धीमी गति में गाए को कहते हैं बड़ा ख्याल, क्योंकि वो बड़ा हो जाए, उसमें अंदर जो लाइन है फिर वो बड़ी हो जाएगी, तो बड़ा ख्याल कहा जाता है। छोटा ख्याल अगर आप उसी सेम लाइन को, सेम बंदिश को अगर आप फास्ट मोड में गाएंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट गाएंगे तो उसे छोटा ख्याल कहते हैं। और ख्याल जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भगवान कृष्ण के लिए भी ख्याल जो है गाया जाता था, भगवान कृष्ण के लिए भी, यानी कि डिवोशन का आपको इससे संबंध दिखेगा। तो ख्याल का आपको संबंध डिवोशन से भी दिखेगा, भगवान कृष्ण के लिए गाया जाता था। इसमें भी आपको घराने दिखेंगे। ख्याल गाने वाले घराने कौन से हैं? ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला और भिंडी बाजार, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला जो स्टाइल है वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक का अगला जो स्टाइल है वो है तराना स्टाइल। और तराना स्टाइल क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो रिदम्स का होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है तराना मतलब आपको इसमें रिदम का इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। और ये फास्ट मोड में गाया जाता है, ठीक है। तराना जो है दोस्तों फास्ट मोड में गाया जाता है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको देखने को मिलेगा कि सेमी क्लासिकल स्टाइल्स भी हैं। ये तो थे क्लासिकल स्टाइल जिसमें हमने ध्रुपद पढ़ा, जिसके अंदर हमने तराना पढ़ा, जिसके अंदर हमने ख्याल पढ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई सेमी क्लासिकल स्टाइल कौन से होते हैं। सेमी क्लासिकल स्टाइल मतलब जो कि क्लासिकल तो होंगे लेकिन क्लासिकल के जो नियम हैं उनको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। यानी क्लासिकल फॉर्म जो होती है म्यूजिक की उसके एकदम स्ट्रिक्ट नियमों का पालन नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग चल सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्लाइट आपको डेविएशन दिखेगा। जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं वो आपको देखने को, उनमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा डेविएशन, यानी कि थोड़ा नियमों से थोड़ा सा हट जाएंगे क्लासिकल में, इसलिए कहा गया सेमी क्लासिकल। जैसे कि आपको कुछ राग दिखेंगे जो कि लाइटर मोड में गाए जाते हैं, जैसे भोपाली और मालखुश राग। और यहाँ पर जैसे बात की ताल को में भी आप दिखेगा कि लाइटर वर्जन उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मेजर जो रोल होता है, क्यों यहाँ पर नियमों को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया क्लासिकल म्यूजिक से, क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो
फोकस होता है वो भाव और लिरिक्स पर होता है, ठीक है। म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पर जो एक मेन जो फोकस होता है वो होता है भाव और लिरिक्स पर, लिरिक्स यानी कि इमोशंस पे और जो शब्द हैं उनके ऊपर फोकस होता है, ठीक है। और अगला जो स्टाइल है, जो यहाँ पर आपको स्टाइल दिखेगा, किसमें सेमी क्लासिकल का पहला जो स्टाइल है, सेमी क्लासिकल का पहला स्टाइल है ठुमरी, ठीक है। ठुमरी जो है सेमी क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल है और इसके अंदर आपको दिखेगा कि रोमांटिक और डिवोशनल आपको थीम दिखेगी। इसकी थीम कैसी दिखेगी, रोमांटिक और डिवोशनल, और ये जुड़ा हुआ है, डिवोशनल है तो आप जानेंगे कि ये भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री में एक ऐसा फेज था दोस्तों जब जो भक्ति थी, भगवान को पाने की इच्छा जो होती थी, भगवान की भक्ति करने के जो तरीके थे उनमें सुधार लाया गया, उनमें नए नए तरीके अपनाए गए। तो इतिहास में आप देखेंगे कि जब भगवान की भक्ति को एक आसान बनाया जाने की कोशिश की करने लगी कि भाई जो व्यक्ति है उसमें और भगवान में डायरेक्ट कांटेक्ट हो, बीच में कोई मिडल मैन ना हो, ठीक है, ताकि और जाके जो ग्रंथ हैं उसको हर व्यक्ति खुद पढ़े, खुद समझे, भगवान से सीधा संपर्क भगवान का व्यक्ति से होना चाहिए। ऐसी धारणा थी, ऐसी सोच थी, ऐसा मान्यता थी, कब, भक्ति मूवमेंट के समय पर। तो भक्ति मूवमेंट में जो एक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म थी डिवोशन की, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा वो किया गया था म्यूजिक ने, पोएट्री ने और राइटिंग ने, लैंग्वेज ने, और साथ ही में म्यूजिक के साथ जैसे आप देखेंगे कीर्तन होने लग गया, ठीक है, कीर्तन होने लगे, डांस ने। तो ये सारी चीजों ने भक्ति को एक नया रूप दिया कि व्यक्ति नाच के भक्ति कर रहा है, भक्ति में झूम रहा है, भक्ति में गा रहा है, भक्ति में लिख रहा है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए आप देखेंगे कि ये म्यूजिक भी है, ये भक्ति से, मूवमेंट से आपको जुड़ा हुआ अभी नजर जो आ रहा है, ये क्यों नजर आ रहा है, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। जब डांस आप पढ़ेंगे, डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो भी भक्ति मूवमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगी कुछ चीजें। अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको भक्ति मूवमेंट के समय पर उनका ओरिजिन होता हुआ दिखेगा। तो भक्ति मूवमेंट जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, जब पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो डिवोशन थीम थी, बता दिया मैंने आपको। भाषा कौन सी थी, हिंदी, अवधी और ब्रज, ठीक है। ब्रज भाषा जो थी, अवधी में भी और हिंदी में भी आपको जो ठुमरी है वो देखने को मिलती है। और बेसिकली ये फीमेल वॉइस यानी कि महिलाओं के द्वारा आपको गाते हुए इसमें दिखेंगे। और इसके दो आपको स्टाइल दिखेंगे, ठीक है, दो टाइप दिखेंगे, एक पूर्वी ठुमरी, ठीक है, और एक पंजाबी ठुमरी, ठीक है। पूर्वी ठुमरी जो है थोड़ा स्लो गति में गाया जाता है और जो पंजाबी ठुमरी है उसको थोड़ा फास्ट गाया जाता है, ठीक है। और मेन घराना जो आपको ठुमरी का दिखेगा वो दिखेगा बनारस और लखनऊ, ठीक है। तो बनारस और लखनऊ जो है मेन घराना आपको ठुमरी का देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेमी क्लासिकल स्टाइल आता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में वो है टप्पा, ठीक है। टप्पा जो है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर रिदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, रिदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको टप्पा जो गाया जाता हुआ दिखेगा वो राजस्थान के या नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह लीजिए, जो कैमल राइडर्स होते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, ऊंट के जो सवारी करते हैं उनके, यानी कि राजस्थान, जाहिर सी बात है ऊंट राजस्थान में ही दिखेंगे, तो वहां पर आपको इसका ओरिजिन और इनको गाने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर काफी ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा आवाज को बहुत फास्टली मॉड्यूलेट करते हैं। आप अगर सर्च करेंगे राजस्थान का जो एक फोक म्यूजिक है टप्पा, आपने वैसे तो कई बार सुना होगा लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इसको टप्पा कहा जाता है, ठीक है। आप एक बार सर्च करिएगा यूट्यूब पे और देखिएगा कि टप्पा जो है कैसे गाते हैं। ट्रेडिशनल जो लोग आपको रेगिस्तान में दिखेंगे टप्पा गाते हुए, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्च करेंगे इसको टप्पा को, तब आप तुरंत समझ जाएंगे। और आपने कई बार सुना होगा और अप्रिशिएट भी किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसको टप्पा कहा जाता है। तो आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि जो क्विक टर्न्स की बात कर रहा है आवाज में, ये कैसे होती है। और अब जानते हैं एक और, ये शायद इसको किसी ने नहीं भूला होगा, ठीक है, हर किसी ने कभी ना कभी गजल सुनी होगी। जब दिल टूटा होगा तो गजल आपने जरूर सुनी होगी। तो गजल के अंदर आप देखेंगे यहां पर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये भी एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है किसकी, हिंदुस्तानी म्यूजिक की, ठीक है। तो सेमी क्लासिकल फॉर्म है गजल, जो कि एक पोएटिक एक्सप्रेशन जो है उसको बयां करते हैं, यानी कि एक कविता जैसे फॉर्म को यहाँ पर बताया जाता है। एक पूरा प्रॉपर गाना नहीं होता, एक कविता जैसी कुछ लय होती है, जहां पर मेन जो आपको दिखेगा, जो मेन इनका थीम होती है, वो मेन इनकी जो थीम होती है वो आपको देखने को मिलेगी लव के ऊपर, सेपरेशन के ऊपर, सैडनेस को बयां करने वाली थीम होती है, ठीक है। मेन थीम होती है लव हो गया, सेपरेशन हो गया, इस प्रकार की आपको थीम देखने को
मिलेगी किस में, गजल में। और इसका ओरिजिन जो है ईरान में बताते हैं, ईरान में गजल का ओरिजिन बताया जाता है, ठीक है, ईरान में गजल का ओरिजिन बताया जाता है। और साउथ एशिया में 12वीं शताब्दी में, जैसे मैंने बताया कि जैसे भक्ति मूवमेंट थी, ऐसे ही इस्लाम के अंदर एक सूफी मूवमेंट चली थी। सूफी मूवमेंट का भी उद्देश्य यही था दोस्तों कि जो इस्लाम के अंदर एक तरह से कह लीजिए जो प्रेयर करते हैं, या इस्लाम में जो व्यक्ति है और जो गॉड है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई थी, ताकि सूफी जो उस समय संत होते थे, जो सूफी लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो भी इसी तरह से कई चीजें गाते थे। जैसे कव्वाली है, जैसे आपको भक्ति मूवमेंट के अंदर म्यूजिक का आपको दिखेगा ओरिजिन होता हुआ, ताकि व्यक्ति जो है भक्ति अपनी एक्सप्रेस कर सके म्यूजिक के माध्यम से, डांस की फॉर्म में। उसी तरह से सूफी लोगों ने भी अगर खुदा के लिए अगर अपने इश्क को जाहिर करने की एक चीज निकाली, तो उसमें से आपको दिखेगा कि जैसे कव्वाली हो गया, गाना आपको सूफी लोग जो आपको गाते और झूमते हुए भी दिखेंगे, जो कि हालांकि इस्लाम के जो ऑर्थोडॉक्स फॉर्म है, जो प्योर जिसको कहा जाता है, उसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो सूफी लोग जो थे थोड़ी लिबरल फॉर्म की तरफ आते हैं, इस्लाम में लिबरल साइड जो है वहां पर सूफी लोग मिलेंगे। तो सूफी लोग जो है ये लोग गाते थे, कव्वाली करते थे। तो गजल का रिलेशन भी आपको सूफी साधु जो होते थे, सूफी संत जो होते थे, उनसे मिलेगा भारत में, यानी कि साउथ एशिया का जो रीजन है, ठीक है, साउथ एशिया का जो रीजन है वहां पर आपको दिखेंगे कौन से गजल का रिलेशन सूफी साधुओं से, संतों से देखने को मिलेगा। और अमीर खुसरो बताए जाते हैं कि भाई गजल के जो पहले आपको देखने को मिलेंगे, गजल को सबसे पहले जो गाते थे, सबसे पहले यहाँ पर प्रोपाउंड किया, वो आपको देखने को मिलेगा अमीर खुसरो को क्रेडिट उसका दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और यहां पर देखेंगे कि लव तो थीम होती थी, लेकिन भगवान को, गॉड्स को भी एट्रीब्यूट किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया, सूफी जो लोग होते थे वो जो गॉड होते थे, जो आप कह लीजिए गॉड, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो भी होते थे ईश्वर, उनको जो अपना फीलिंग्स जो जाहिर करते थे वो एक लव की फॉर्म में ही करते थे, ठीक है। तो इसीलिए गॉड के रिलेशन में भी आपको गजल देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि मैंने बताया जैसे कि सूफी साधुओं का जो अपना तरीका होता था भक्ति को एक्सप्रेस करने का, वो उनका भी ऐसा ही तरीका होता था, गाना और गजल इन सब तरीकों के माध्यम से, ठीक है। और गजल की एक बात आप सब लोग जानते हैं कि गजल हर कोई नहीं सुनता। गजल के शब्दों की जिसको जानकारी होगी वही गजल को सुनता है और वही उसको इंटरप्रेट सही से कर पाता है। तो गजल सुनने के लिए आपको शब्दों की जानकारी होना जरूरी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। खासतौर पर उर्दू के शब्द काफी इस्तेमाल होते हैं गजल में। तो अगर आप एक पढ़ी लिखी क्लास में हैं तो आपको गजल की चीजें समझ आएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो अपर क्लास है उससे रिलेट करती है जो इसके लिरिक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड फॉर्म अब आते हैं। हमने म्यूजिक की हिंदुस्तानी फॉर्म कर ली है, उसके स्टाइल्स भी देख लिए, और फिर सेमी क्लासिकल स्टाइल भी देखे हिंदुस्तानी के। अब देखेंगे कार्नेटिक स्टाइल, जो कि साउथ का स्टाइल है, वो कैसे अलग है किससे, जो हिंदुस्तानी स्टाइल है, ठीक है। ये जो स्टाइल है इसके में म्यूजिक जो है वो कृति होती है, ठीक है। और यहां पर आपको ज्यादा फोकस किस पे दिखेगा, लिरिक्स पे, ठीक है। साउथ के कार्नेटिक म्यूजिक में आपको ज्यादा फोकस किस पे दिखेगा, लिरिक्स के ऊपर दिखेगा, लिरिक्स के ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके कुछ पार्ट होते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक के कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी एक जो कॉम्पोजिशन है, जो गाना है प्रॉपर एक पूरा, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उस एक तरह से रूल की तरह फॉलो किया जाता है। जैसे पहले पार्ट को कहा जाता है पल्लवी, और ये पल्लवी कौन सा पार्ट होता है, जो शुरुआत की जो कुछ लाइंस होती हैं कॉम्पोजिशन की, शुरुआत की लाइन जो होती है उनको पल्लवी कहा जाता है। और पल्लवी के बाद की जो लाइंस होती हैं, पल्लवी के बाद का जो सेगमेंट होता है किसी भी कॉम्पोजिशन का, उसे अनुपल्लवी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पल्लवी के बाद आने वाली जो लाइंस है सेगमेंट की, उसे अनुपल्लवी कहा जाता है, ठीक है। और वर्मन किसे कहा जाता है, वर्मन किसी भी कॉम्पोजिशन के शुरुआत में गाए जाने वाली जो सेगमेंट होता है, किसी भी कॉम्पोजिशन, किसी भी गाने की शुरुआत में एक गाया जो जाता है, जैसे खाने में मेन कोर्स से पहले आप स्टार्टर लेते हैं, उसी तरह से शुरुआत में जो गाया जाता है उसको कहते हैं क्या, वर्मन, ठीक है। और इसके दो भाग होते हैं, क्या, पूर्वांग और उत्तरांग। और उसी तरह से लास्ट में होता है राग मल्लिका। राग मल्लिका क्या होता है, ये किसी भी कॉम्पोजिशन का लास्ट जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसको कहते हैं राग मल्लिका। तो देख सकते हैं आपसे कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है कि पल्लवी, अनुपल्लवी और वर्मन, ये तीन जो वर्ड्स हैं ये जुड़े हुए हैं किससे। तो याद रखेंगे, राग मल्लिका डाल दिया तो समझ जाएंगे कि भाई गाने से जुड़ा हुआ है।
तो अगर पल्लवी, अनुपल्ली और वर्मन, ये 3 शब्द दे दिए और पूछेगा कि भाई क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं इनमें से किससे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़े हुए हैं कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्नेटिक म्यूजिक से संबंध रखते हैं, तीनों ही शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आसान क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कीवर्ड को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, और यही सेम चीज आपको दिखेगी हिंदी में यहां पर। ठीक है, अब देखेंगे, और कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखेगा मेन, वो दिखेगा मृदंगम। ये भी ढोलक जैसा ही लगभग कुछ होता है, लंबा सा होता है ये भी थोड़ा, तो मृदंगम आपको दिखेगा। जैसे पखावज होता है उसी तरह से आपको मृदंगम दिखेगा, हालांकि थोड़ा सा इनकी बनावट में फर्क होता है, आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, और ठीक है, और जो, क्योंकि हालांकि जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसके अंदर रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक तरह से रिलैक्सेशन है कि भाई किसी लाइन को ऐसे गाना था उसको वैसे गा दिया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन यानी कि थोड़ा सा इनोवेट अगर करने का स्कोप होता है तो कार्नेटिक म्यूजिक में वो कम होता है। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक में वो कम होता है, लेकिन फिर भी जहां पर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है, जहां पर थोड़ा सा अपना जुगाड़ करके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर कुछ किसी और तरीके से हल्का सा चेंज देके अगर गा दिया जाए मृदंगम के साथ, तो उसको थानम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पीसेस अगर ऐसे ही सेगमेंट के पीसेस जिसमें मृदंगम नहीं होता तो उसको रागम कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है मेन डिफरेंस जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये टेबल आपको 100% याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको 100% याद होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई ये हमें क्यों नहीं याद होनी चाहिए, ये 100% याद होनी चाहिए कि हिंदुस्तानी और क्लासिकल जो और कार्नेटिक जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो क्लासिकल म्यूजिक है भारत का, उसमें हिंदुस्तानी और कार्नेटिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आपको अरब, पर्शियन और अफगान इन्फ्लुएंस दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस इन्फ्लुएंस दिखेगा। कार्नेटिक म्यूजिक में आपको कोई भी अरब या फिर इस्लामिक इन्फ्लुएंस आपको नहीं दिखेगा। और यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आर्टिस्ट जो है इम्प्रोवाइज करते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं, यहां पर आपको कोई फ्रीडम नहीं है वेरिएशंस डालने की। इसलिए देखेंगे कि यहां पर वेरिएशंस डालने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहां पर जो स्टाइल है लगभग एक जैसे मिलेंगे, लेकिन यहां पर वेरिएशंस हो सकते हैं, इसलिए आपको घरानों की परंपरा है वो आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखने को मिलती है। आपको साउथ के म्यूजिक में घराने नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है नॉर्थ का, वहां पर आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, अलग अलग कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेवरल घराना इसलिए आपको दिख जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है, इक्वली दिया जाता है वोकल्स पे, लेकिन यहां पर ठीक है मोर एम्फेसिस ऑन वोकल। ठीक है, म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स पर, वोकल पे काफी ज्यादा साउथ में फोकस किया जाता है। 6 राग होते हैं यहां पर, राग 6 होते हैं, यहां पर 72 राग होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो राग होते हैं वो हर एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बने होते हैं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, और तबला, सारंगी, सितार, संतूर, और यहां पर आपको दिखेगा मृदंगम और वीणा, और साथ ही में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया जानते हैं, और कॉमन जो है वो है फ्लूट यानी कि बांसुरी और वायलिन। तो ये जो टेबल है ये आपको 100% याद होनी चाहिए, इसमें कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों मेंस में, और मेंस में आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आज नहीं तो कल दोबारा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा म्यूजिक का तो लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कमेंट में भी ज़रूर बताएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं, कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। चाहे प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड कोई डाउट हो, स्ट्रैटेजी से डाउट हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, पॉलिटी से डाउट हो, ज्योग्राफी से डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। साथ ही में पीडीएफ अगर चाहिए क्लास की तो इस चैनल पे जुड़ेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी तुरंत। और अगर मेल आईडी आपको चाहिए ताकि आप संपर्क कर सकें, अगर आप यहाँ कहीं से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेल आईडी भी आपके सामने है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।